तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टीयर 8 पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला बच्चों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था यानी कि बैंक में आपका पैसा, देश का विकास। ठीक है। तो बच्चों, आज की टॉपिक जो है वो आज लेक्चर है सामाजिक विज्ञान का, आपका लास्ट क्लास 25वीं क्लास जो है सबसे लास्ट आपकी क्लास है। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, हमारे नोट्स से, हमारे वीडियोस को देखेंगे, आपको अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि फिर कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कल उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत के बारे में। ठीक है। पेन यहाँ से उठाते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है। कौन सी पेन आप लोगों को सही लगती है बताओ। ये सही लगती है, ये ठीक है, ये सही है। ठीक है। तो तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत के बारे में हमने प्रमुख स्रोत जो है आपका भू राजस्व है, कृषि आयकर, राज्य उत्पाद शुल्क जीएसटी जो जुलाई 2017 से लागू हुआ, राजकीय व्यवसाय से आय, सिंचाई, परिवहन, वन, विद्युत शुल्क। ठीक है। ये सारे आपके उत्तर प्रदेश सरकार की आय है दोस्तों। इसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के मंदे क्या है यानी एक्सपेंडिचर। तो विकास व्यय सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उद्योग हो गया, सिंचाई हो गया। ठीक है। इसके अलावा विकासेतर व्यय जो है आपका वो सामान्य प्रशासन हेतु होता है, वेतन, पुलिस, न्याय, जेल, ऋण पर ब्याज। ठीक है। इसके अलावा आपका आय की पर्याप्तता, तो वर्तमान आय अपर्याप्त, केंद्रीय सरकार पर निर्भर। ठीक है। सुझाव क्या है, अनावश्यक व्यय में कटौती करें, कर चोरी को रोकना और केंद्र से अधिक वित्तीय सुविधा मांगे। ठीक है। केंद्र से, सेंट्रल से। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा 5 ईयर्स प्लान, जिसमें हमने पढ़ा देश के विकास के लिए केवल 5 साल की योजना अब बंद हो गई है, इसकी जगह अब नीति आयोग काम करता है। ठीक है। इसके अलावा हमने प्रथम योजना पढ़ी जो 8 दिसंबर 1951 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। प्रमुख लक्ष्य क्या था इसका, तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि करना भारत की। ठीक है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो इंपॉर्टेंट है। 11वीं आपकी 2007 से 2012 में हुई। उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक समृद्धि, रोजगार, गरीबी कम करना। ठीक है। मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता, लैंगिक असमानता को दूर करना। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या फायदा, क्या उद्देश्य था, फिर स्कूल छोड़ने का दर को कम करना, साक्षरता का दर बढ़ाना 85% तक और उच्च शिक्षा का नामांकन बढ़ाना 15%, 10 से 15% भी। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2012 से 2017 में हुई, इसका मुख्य विचार क्या था, तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। और ज्यादा विकास। प्रमुख उद्देश्य कृषि वृद्धि, 4% लक्ष्य तय कर दिया गया। ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता इंक्रीज की जाए, सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय अंतर कम करना, ऊर्जा परिवहन बाधाएं दूर करना, ये सारी चीजें आपके थे उद्देश्य। ठीक है। फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या उद्देश्य है, तो प्रारंभिक शिक्षा यानी अनुच्छेद 21A और राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, द्वारा मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिली। ठीक है। मिड डे मील जो था भोजन कार्यक्रम जो मध्याह्न। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की पोषण हेतु 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया मिड डे मील, MDM। ठीक है। MDM भी उसको बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो दोस्तों, ये था आपका कल की क्लासेस जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के आय और कमाई कहाँ से होती है, एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, खर्चा कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था यानी बैंक में आपका पैसा और देश का विकास के बारे में। तो दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि आपके घर में जो पैसा आते हैं उन्हें आप कहाँ से रखते हो, कहाँ रखते हो, या अगर आपको कोई बड़ा सामान खरीदना हो तो पैसे कौन देता है, और ये जो ATM है जहां से जब चाहे पैसे निकाल लेते हो आप लोग, ये जादू कैसे होता है। ठीक है। जी हाँ बच्चों, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, हमारा बैंक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट टीयर 8 पाठशाला यानी DP पाठशाला से, और आज हम इस जादुई दुनिया में चलेंगे जहां आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आपको जरूरत पर कर्ज मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की। तो अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये क्लास आपकी अर्थशास्त्र की एक सुपर डुपर एंटरटेनिंग मनी मैनेजमेंट क्लास होने वाली है। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग पहले टॉपिक, आपका बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। ठीक है। और इसके कितने प्रकार हैं, यानी बैंक यानी पैसों का घर। ठीक है।
तो भारतीय आधुनिक बैंक व्यवस्था जो है, इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में बैंक क्या है? तो बैंक का मतलब है एक ऐसी जगह या संस्था यानी इंस्टीट्यूशन से जो पैसे का लेन देन यानी डीलिंग विथ मनी करती है। ठीक है, जैसे लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैंक से पैसे उधार भी ले लेते हैं। समझे? बैंक के प्रकार क्या होते हैं? तो बैंक के कई तरह के होते हैं और उन्हें उनके कामों के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं। पहला आता है देसी बैंकर यानी इंडिजिनस बैंकर्स। ठीक है, देसी बैंकर क्या होता है? इनके अंदर वे लोग आते हैं जो बैंकों के अलावा पुराने तरीके से लोगों का पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वो लोग आते हैं बच्चों जो बैंकों के अलावा पुराने तरीकों से लोगों को पैसा उधार देते हैं। जैसे आपका महाजन हो गए, ठीक है, सेठ हो गया, कोई समूहकार यानी मनी लेंडर्स। ये लोग पहले के समय में लोगों को पैसा उधार देकर के मदद करते थे। ठीक है, तो एक ये आपका देसी बैंकर हो गया। ठीक है, फिर आता है व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। तो ये वे बैंक होते हैं जिनका संबंध व्यवसायियों यानी बिजनेस पीपल्स और आम जनता यानी जनरल पब्लिक से होता है। इसका मुख्य काम जो है वो जनता के पैसे को सुरक्षित करना, सुरक्षित जमा करना यानी सेफली डिपॉजिटिंग मनी, और जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से कर्ज यानी ऋण यानी लोन देना। ठीक है, ये होता है आपका व्यापारिक। उदाहरण आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे आपके कॉमर्शियल वाले आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है सरकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, सरकारी नहीं सहकारी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो सहकारी यानी सहकारिता यानी कोऑपरेशन का मतलब है कि जब कई लोग मिलकर एक खास मकसद यानी पर्पस के लिए काम करें। तो सहकारी बैंक जो है यानी कोऑपरेटिव बैंक भी छोटे बैंक होते हैं जो शहरों और गांव में छोटे व्यवसायियों यानी स्मॉल बिजनेसमैन को कर्ज की सुविधा देते हैं। ये बैंक अपने सदस्यों की मदद के लिए बनाए जाते हैं। समझे? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सहकारी बैंक हो गया। इसके अलावा आपका भूमि बंधक बैंक होता है यानी लैंड मॉर्टगेज बैंक। तो इन बैंकों का खास तौर पर किसानों यानी फार्मर्स को खेती के लिए कर्ज देने के मकसद से बनाया गया है। किसानों के कर्ज को 3 तरह में देखा जाता है। कौन कौन सा? आपातकालीन ऋण, लघुकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। आपातकालीन नहीं, अल्पकालीन। ठीक है, तो अल्पकालीन यानी अल्प मतलब छोटा, तो छोटा शॉर्ट टर्म लोन, लघु यानी मीडियम टर्म लोन, और आपका दीर्घ यानी लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो जो आपका अल्पकालीन ऋण है आपका 3 से 6 महीने के लिए होता है लोन। लघुकालीन आपका मिड टर्म जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है, और दीर्घकालीन जो ऋण होता है वो आपका 10 से 12 साल के लिए होता है। इसके अलावा आपका और कितने बैंक है? 4-5 और बैंक है। इसके अलावा आपके कौन से बैंक हो गए? बचत बैंक हो गया। ठीक है, तो बचत बैंक यानी सेविंग बैंक बच्चों। तो दोस्तों, लोगों में छोटी छोटी बचत करने की आदत डालने के लिए बचत बैंक यानी सेविंग बैंक बनाए गए हैं। डाकघर और व्यापारिक बैंक भी इसी बचत बैंक का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका विनिमय बैंक यानी एक्सचेंज बैंक है। इन्हें विदेशी बैंक यानी फॉरेन बैंक भी कहते हैं। इन बैंकों को दूसरे देशों से जुड़ा पैसा को लेन देन यानी फॉरेन पेमेंट के लिए बनाया गया था। समझ में आया? विनिमय बैंक। इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक। अब ये क्या होता है? तो औद्योग से आया है, तो औद्योग यानी इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना की गई। ये बैंक आपके उद्योगों को लंबी अवधि यानी 5 से 20 वर्ष तक के लिए कर्ज देते हैं। ठीक है, ऋण देते हैं, लोन देते हैं। उदाहरण आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। ठीक है, औद्योगिक वित्तीय निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सब आपके उदाहरण हो गए किसके? इंडस्ट्रियल बैंक यानी औद्योगिक बैंक के बच्चों। ठीक है, इसके आगे आते हैं केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। तो यह बैंक किसी भी देश में एक ही होता है और यह देश के सभी बैंकों को भी बैंक है यानी बैंक ऑफ ऑल द बैंक। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम कागज के नोट छापना यानी इशू पेपर करेंसी, देश के सभी बैंकों का नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना, और सरकार के लिए बैंक के रूप में काम करना होता है। ठीक है, RBI जैसे। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो आपका वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। सभी बैंकों को ये कंट्रोल भी करता है। अन्य बैंक जो हैं अदर बैंक, इसके अलावा और भी कई तरीके के बैंक होते हैं जो खास कामों के लिए बनाए जाते हैं। समझे? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? इतना कि नहीं कि बैंक क्या होता है, कितने प्रकार के बैंक होते हैं। देखो फिर से हम बता देते हैं आपको कि दोस्तों
सबसे पहले आप बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसी जगह या संस्था है जो पैसे का लेन देन करती है। लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैंक से पैसा उधार भी लेते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि बैंक कितने तरह के होते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली में अलग अलग काम करने वाले मेंबर होते हैं, तो उसी तरीके से अलग अलग बैंक भी होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है देसी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो पुराने तरीके से लोगों को पैसा उधार देते हैं। जैसे आपका महाजन हो गया, सेठ हो गया, साहूकार हो गया। ठीक है, ये पहले के समय में लोगों को मदद करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक होता है। तो ये वे बैंक होते हैं जिनका सीधा संबंध बिजनेस करने वाले लोगों और आम जनता से होता है। यानी इसका मुख्य जो काम है वो जनता के पैसों को सुरक्षित जमा करना और जरूरतमंद लोगों को कर्ज देना यानी लोन देना। उदाहरण आपका एसबीआई हो गया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब हो गया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तीसरा आता है दोस्तों सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। तो सहकारिता का मतलब होता है कि जब कई लोग मिलकर एक खास मकसद के लिए काम करें। तो ये छोटे छोटे बैंक होते हैं जो शहरों गांवों में छोटे व्यवसायियों को कर्ज की सुविधा देते हैं और ये अपने सदस्यों की मदद के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है भूमि बंधक बैंक यानी लैंड मॉर्टगेज बैंक। तो इन बैंकों को खास तौर पर किसानों को खेती के लिए कर्ज देने का मकसद से बनाया गया था। किसानों के कर्ज को 3 तरह में देखा जाता है, जैसे अल्पकालीन ऋण 3 से 6 महीना, लघुकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बचत बैंक आपका होता है सेविंग बैंक, जो लोगों में छोटी छोटी बचत कराने के लिए आदत डालने के लिए ये बैंक बनाए जाते हैं। डाकघर और व्यापारिक बैंक भी बचत बैंक का काम करते हैं, समझे। फिर अपना छठा नंबर पे आता है विनिमय बैंक यानी एक्सचेंज बैंक। तो इन्हें विदेशी बैंक यानी फॉरेन बैंक भी कहते हैं। इन बैंकों को दूसरे देशों से जुड़े पैसे की लेन देन यानी फॉरेन पेमेंट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमने पढ़ा 7वां आपका औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक। तो उद्योगों को पैसे की जरूरत जब पूरी करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये बैंक उद्योगों की लंबी अवधि यानी 5 से 20 वर्ष तक के लिए कर्ज देते हैं। ठीक है, उदाहरण आपका क्या हो गया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे आईडीबीआई हो गया। ठीक है, सेंट्रल बैंक आता है। तो यह बैंक किसी भी देश में एक चीज होता है, ये देश के सभी बैंकों का भी बैंक है यानी बैंक ऑफ ऑल बैंक होता है। इसका काम है कि कागज के नोट छापना, देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना और सरकार के लिए बैंक के रूप में काम करना रहता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं। इतना समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे tp.पाठशाला को हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो DLED_पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे आपको नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज फ्री में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। ठीक है, जो सेंट्रल वाला आपका है उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे देश के सभी बैंक का जो बॉस कौन है, सही जवाब आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई होता है। तो आरबीआई जो है भारत के सबसे पहले केंद्रीय बैंक बनाने के विचार जो था वो वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। ठीक है, एक जांच कमेटी यानी इंक्वायरी कमेटी ने 1931 में रिजर्व बैंक बनाने की बात पर जोर दिया। आखिर में आपका 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा 1 जनवरी 1949 को इस बैंक को राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हो गया। मतलब सरकार ने इसके सभी हिस्से शेयर जो है वो खरीद लिया और पूरी तरीके से सरकार का हो गया ये। ठीक है, समझ में आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, भारत में सबसे पहले केंद्रीय बैंक बनाने का विचार जो था वो किसका था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स का था, उन्होंने दिया था। आखिर में आपका 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया और 1 जनवरी आपका 1935 के बाद 1949 को यानी 1949 को इस बैंक की राष्ट्रीयकरण हो गया यानी नेशनलाइजेशन। मतलब कि सरकार ने इसके सभी हिस्से को खरीद लिया और ये पूरी तरीके से अब ये सरकार का हो गया यानी गवर्नमेंट का हो गया आरबीआई। ठीक है, समझ में आया। आइए इसके कार्य देखते हैं यानी फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं रिजर्व बैंक के। तो दोस्तों रिजर्व बैंक
के कामों को दो भागों में बांटा गया है, दो भाग में। पहला आता है आपका केंद्रीय बैंक के कार्य यानी फंक्शंस एज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के तो केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो नोट निर्गमन यानी नोट इशू का कार्य, ठीक है। तो यह भारत में नोट छापने वाला अकेला बैंक है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपका नोट छापता भारत में। इसके अलावा सरकार का बैंक यानी बैंकर टू गवर्नमेंट, यह सरकार के लिए पैसों का हिसाब किताब रखता है, उनकी सलाह भी देता है। बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक, तो दूसरे सभी बैंक अपने पैसों के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर आता है विनिमय दर को स्थिर रखना यानी मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो यह दूसरे देशों की मुद्रा यानी करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत को सहित रखने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर लास्ट आपका आता है कृषि वित्तीय व्यवस्था देखना यानी ओवरसीइंग एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो खेती के लिए पैसों की इंतजाम को देखता है, ठीक है। समझ में आया आपका फंक्शंस ऐसे केंद्रीय बैंक के कार्य। साधारण बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं इसको भी देख लेते हैं। साधारण बैंक के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं जो आपका रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक आम जनता से सीधा लेन देन नहीं करता, लेकिन यह कुछ ऐसा काम भी करता है जो साधारण बैंक भी करता है, ठीक है। जैसे बिलों की खरीदना या बेचना यानी बाइंग एंड सेलिंग बिल्स, कर्ज देना और लोन लेना, लेंडिंग एंड बोरोइंग लोन। अन्य देशों के बैंकों में अपना खाता खोलना यानी ओपनिंग अकाउंट्स इन बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज। समझ में आया बच्चों? देखिए, तो अन्य देशों को बैंक से अपना खाता खोलाना यानी ओपनिंग अकाउंट्स इन बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं फिर से इसको, कौन कौन से कार्य होते हैं आपके रिजर्व बैंक्स के, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के कार्य जो होते हैं आपके, वो नोट के निर्गमन, ठीक है, यानी नोट को इशू करना। तो ये भारत को नोट छापने वाला अकेला बैंक है। सरकार का बैंक यानी ये सरकार के लिए पैसों का हिसाब किताब रखता है और उनकी सलाह भी देता है, ठीक है। इसके अलावा बैंकों का बैंक भी है। तो दूसरे सभी बैंक अपने पैसों के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर करते हैं। विनिमय दर का स्थिर रखना यानी ये दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत को सही रखने की कोशिश करता है, ठीक है। कृषि वित्तीय व्यवस्था को देखना यानी खेती के लिए पैसों का इंतजाम को देखता है। साधारण बैंक के रूप में इसका क्या काम है, तो साधारण बैंक के रूप में इसका फंक्शन है कि रिजर्व बैंक आम जनता से सीधा लेन देन नहीं करता, लेकिन ये कुछ ऐसे काम करता है दोस्तों जो साधारण बैंक भी करता है, जैसे कि बिल खरीदना बेचना, कर्ज देना, दूसरे देशों के बैंक का खाता खोलना। तो ये सारी चीजें आपके कार्य हैं किसके, रिजर्व बैंक के। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इस भारतीय स्टेट बैंक SBI देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है ये। तो दोस्तों जब कॉमर्शियल बैंक की बात आती है तो एक नाम हमारे सबसे ऊपर आता है, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो ये क्या है, भारत का एक बहुत बड़ा और पुराना बैंक है। यह बैंक अपनी बैंकिंग सेवा और पूरे देश में फैल कर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को चलाने में मदद करता है। यह उन जगहों पर केंद्रीय बैंक यानी RBI के एजेंट के रूप में भी काम करता है जहां केंद्रीय बैंक की कोई शाखा यानी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। तो जहां केंद्रीय बैंक की कोई शाखा भी नहीं है तो वहां ये एक उसका एजेंट के रूप में काम करता है केंद्रीय बैंक का, ठीक है। समझ में आया क्या होता है SBI? देखिए, ये आपका भारत का एक बहुत बड़ा और पुराना बैंक है। ये अपनी बैंकिंग सेवा को पूरे देश में फैलाकर अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है और ये उन जगहों पर केंद्रीय बैंक है RBI के एजेंट के रूप में काम करता है जहां RBI की कोई शाखा ही नहीं होती है, समझे। अब हम आते हैं इसके आगे के स्टेट बैंक के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जब फंक्शंस की बात आती है तो स्टेट बैंक को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में आपका इन्हें बांटा गया है। केंद्रीय बैंक आपका संबंधी कार्य यानी सेंट्रल बैंक रिलेटेड फंक्शन यानी जहां RBI नहीं है वहां उसके एजेंट के तौर पर काम करता है। ये आपने समझ लिया केंद्रीय स्टेट बैंक का कार्य जो है आपका। फिर आता है व्यापारिक बैंक से संबंधित कार्य यानी कॉमर्शियल बैंक रिलेटेड फंक्शन। तो आम लोगों का और व्यवसायों से लेन देन जो है, क्या चल रहा है यार, व्यापारिक बैंक से संबंधित कार्य यानी कॉमर्शियल बैंक रिलेटेड फंक्शन में आम लोगों और व्यवसायियों से लेन देन होता है। अन्य कार्य में क्या आते हैं, अदर फंक्शन। तो यह अपने ग्राहकों यानी कस्टमर को कई तरीके की बैंकिंग सुविधा और सेवाएं देता है, जैसे आपका क्या क्या कर वगैरह,
पहले आता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, तो जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं वो सेविंग अकाउंट हो गया। फिक्स डिपॉजिट एफडी होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, और आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो पैसा जमा करने के तरीके जिसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। हालांकि आज के जमाने में फिक्स डिपॉजिट और आरडी में उतना ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है जितना आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में, स्टॉक मार्केट में, ये सभी चीजों में मिलता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है ये आपका सिक्योर रहता है, ठीक है। इसमें पैसा डूबने की कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। इसी के लिए जो पुराने जमाने के लोग हैं, माता पिता हैं, वो एफडी वगैरह पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। तो एफडी वगैरह आप लोग की होनी चाहिए। होम लोन हो गया, घर खरीदने के लिए कर्ज हो गया। पर्सनल लोन, व्यक्तिगत जरूरत के लिए कर्ज। क्रेडिट कार्ड यानी उधार की खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपके स्टेट बैंक के कार्य थे बच्चों। तो दोस्तों देखो, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एसबीआई में केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य जो है, जैसे जहां आरबीआई नहीं होता वहां उसके एजेंट के तौर पे काम करता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों से संबंधित कार्य जो है, जैसे कि आम लोगों और व्यवसायों से लेन देन, ठीक है, बिजनेस वगैरह से लेन देन। अन्य कार्य क्या क्या आते हैं? बचत खाता, ठीक है, बैंकिंग सुविधा देता है, सेवाएं देता है। बचत खाता हो गया, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें आपके आगे फंक्शंस में, ठीक है, अन्य जो आपका कार्य करता है, ठीक है। समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, हम अन्य महत्वपूर्ण बैंक और संस्थान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण बैंक के बारे में बात करते हैं और संस्थानों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका भूमि विकास बैंक हो गया, ठीक है, यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक। ये क्या है? इन बैंकों का मकसद है राज्य के किसानों यानी फार्मर्स को उनकी खेती के विकास और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज और दूसरी आर्थिक मदद देना। इसकी स्थापना आपकी 26 मार्च 1957 में हुई थी, ठीक है। देखिए, आरबीआई और एसबीआई के अलावा भी कुछ खास बैंक और संस्थान हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से? पहला आता है आपका भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या होता है? इन बैंकों का मकसद है कि किसानों को उनकी खेती के विकास और ग्रामीण विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज और दूसरी आर्थिक मदद देना। इसकी स्थापना जो थी वो 26 मार्च 1957 में हुई थी। ये कई तरीके की कर्ज योजना चलाते थे, जैसे लघु सिंचाई योजना, ग्रामीण आवास योजना, ये सारी चीजें आपके भूमि विकास बैंक में आती है। समझ में आया? इसके अलावा आपका एक बैंक है आपका बैंक ऋण योजना यानी बैंक लोन स्कीम। तो ये बैंक कई तरीके की कर्ज योजना चलाते हैं, जैसे आपका लघु सिंचाई योजना, ठीक है, जो हमने बात की इसी की, ठीक है, विशिष्टीकृत कृषि ऋण योजना यानी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ठीक है, समझे। तो ये भूमि कर वाला था आपका। ग्रामीण आवास योजना यानी रूरल हाउसिंग स्कीम और गैर कृषि ऋण योजना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपकी बैंक ऋण योजनाएं हैं, बैंक लोन की स्कीम है, किसकी? भूमि विकास बैंक की। समझे? समझ में आया दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं आगे। दूसरा वाला था आपका कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है NABARD, ठीक है, NABARD BARD, ठीक है, NABARD। तो NABARD यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, इसमें आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर और ग्रामीण जरूरतों यानी रूरल नीड्स को पूरा करने और अलग अलग संस्थानों के काम में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक राष्ट्रीय बैंक बनाने का फैसला दिसंबर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल कैबिनेट द्वारा लिया गया था। समझे? देखो, इसके बाद पढ़ लेते हैं पहले, जिससे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरा किया। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की गई। देखो तो दोस्तों, नाबार्ड जो है आपका, ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को है। ये क्या करता है? खेती और ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। इसका मेन मकसद था कि अलग अलग संस्थानों के कामों में तालमेल बिठाना था, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल बैंक जो था, रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वाई वर रीजनल रूरल बैंक नीडेड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता क्यों? तो भारत सरकार ने 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक RRB स्थापित करने की घोषणा की थी।
ठीक है 1975 में। इसका मुख्य कारण था कि ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरिया की कर्ज की जरूरतों को पूरा करना था, क्योंकि उस समय गांव में बड़े पैमाने पर कोई बैंक नहीं थे। ठीक है, समझे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य विवरण जो था, फंक्शंस क्या था, तो इनका कार्य क्षेत्र जो था, एरिया ऑफ ऑपरेशन 1 या 2 जिलों तक सीमित होता था। ठीक है, ये छोटे किसान यानी किसान, ग्रामीण कारीगरों यानी रूरल आर्टिसियन और सामान्य वर्ग के व्यापारियों और उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स के लिए कर्ज का इंतजाम करते थे। समझ में आया दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, ये भारत सरकार ने 1975 में आरआरबी इसकी स्थापना करने की घोषणा की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करना था, क्योंकि उस समय गांव में बड़े पैमाने पर कोई बैंक नहीं होता था। इनका कार्य क्षेत्र 1 या 2 जिलों तक सीमित होता था। ये छोटे किसान, ग्रामीण कारीगर और सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए कर्ज का इंतजाम करते थे। समझ में आया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं ई बैंकिंग के बारे में। ठीक है, नेट बैंकिंग आप लोग में होता है। ठीक है, पढ़ा होगा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आपने करवाया होगा अपने बैंकों में। ठीक है, ई बैंकिंग यानी आपकी जेब में बैंक। ठीक है, ई बैंक। तो ई बैंकिंग का मतलब है बैंक अपने ग्राहकों को उनके घर यानी घर, ऑफिस या किसी सार्वजनिक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंकिंग सेवाएं देता है। इसमें फोन, एटीएम, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल होता है। ई बैंकिंग की सेवाएं क्या होती है, संबंधित सेवाएं, ई बैंकिंग सर्विसेज। तो एटीएम हो गया, एटीएम को फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की सुविधा, जहां से हम खुद पैसा निकाल सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा होगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना। इंटरनेट बैंकिंग, कंप्यूटर या मोबाइल से बैंक का काम करना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना, ये सारे आपके क्या थे, ये सब आपके ई बैंकिंग के एग्जाम्पल थे, सेवाएं थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के जमाने में बैंक सिर्फ आपका बिल्डिंग में नहीं बल्कि आपके जेब में भी है। इसे हम कहते हैं ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का मतलब है कि बैंक अपने ग्राहकों को उनके घर, ऑफिस या किसी सार्वजनिक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंकिंग सेवाएं देता है। इसमें फोन, एटीएम और कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल होता है। ई बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो एटीएम जहां से हम खुद पैसा निकालते हैं सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी ईएफटी, तो पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। इंटरनेट बैंकिंग यानी कंप्यूटर या मोबाइल से बैंक का काम करना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना, ये सारे आपके ई बैंकिंग के सेवाएं थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका लास्ट सेकंड टॉपिक, नहीं अभी 3-4 टॉपिक और बचा है। हम पढ़ेंगे आपका कि अंतर क्या, डिफरेंस क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। तो डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड जो है यह एक पेमेंट कार्ड है, यानी पेमेंट कार्ड है जिसका मदद से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप अपने ही पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये क्या होता है, उधार का कार्ड इसको कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपका उधार क्रेडिट पर चीजें खरीदने की सुविधा देता है। जैसे आपने मोबाइल वगैरह देखा होगा, ठीक है, ईएमआई वगैरह पे आप करवाते हैं, सारी चीजें आपकी क्रेडिट कार्ड में आ जाती है। आप एक निश्चित समय जैसे 30 से 45 दिन के लिए बैंक से पैसा उधार लेकर के खर्च करते हैं। फिर आपको एक तय समय से पहले उन पैसों को बैंक को वापस चुकाना होता है। इसमें आप बैंक के पैसे खर्च करते हैं तो बाद में चुकाना होता है। ठीक है, जो आप खर्चा करोगे उसको बाद में आप 45 दिन के अंदर आप उसको वापस लौटा दीजिए, वरना आपको इंटरेस्ट ब्याज लगने लगेगा उस पर। समझ में आया दोस्तों। तो डेबिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में से ब्याज लगने लगेगा उस पर। समझ में आया दोस्तों। तो डेबिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में से अपनी ही पैसे निकाल कर खर्च करते हैं, इसे एटीएम कार्ड भी कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड आपको उधार क्रेडिट पर चीजें खरीदने की सुविधा देता है। आप एक निश्चित समय के लिए बैंक से पैसे उधार लेकर के खर्चा करते हैं, फिर उनको उन पैसों का बैंक को वापस चुकाना होता है। इसमें आप बैंक के पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखो बहुत आसान तरीके से आपको समझाया हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट करिए, इंगेजमेंट बढ़ाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ते हैं हम लोग 6th टॉपिक हम लोग का बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो देखिए
राष्ट्रीयकरण या मतलब कि गवर्नमेंट नेशनल हो जाए, यानी गवर्नमेंट के अंडर आ जाए, यानी सरकार का कंट्रोल उस पर हो जाए। तो दोस्तों एक समय था जब ज्यादातर बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, लेकिन फिर आया एक बड़ा बदलाव जो था आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। पहला चरण था आपका फर्स्ट फेज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े प्राइवेट यानी निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया। इसका मतलब है कि ये प्राइवेट बैंक अब सरकार के हो गए, ठीक है। तो 14 बड़े बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को उन्होंने गवर्नमेंट बना दिया, ठीक है, सरकारी बना दिया। राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक अब यूको बैंक है, ठीक है, किनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, ये सब आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं यानी राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। द्वितीय चरण यानी सेकेंड फेज क्या हुआ, तो 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 और बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन कौन से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजय बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, और आंध्रा बैंक। ये सारे आपके द्वितीय फेज थे, द्वितीय चरण थे। देखिए दोस्तों, पहला चरण जो था वो आपका 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब है कि ये प्राइवेट बैंक अब सरकार के हो गए। द्वितीय जो चरण था 1980 वाला, उसमें 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या होते हैं? नेशनलाइजेशन कर दिया गया तो क्या लाभ होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण के लाभ या पक्ष के तर्क, ठीक है, बेनिफिट ऑफ और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से ये फायदा हुआ है। देखिए आज के जमाने में हर चीज प्राइवेट हो रही है, ठीक है। आप LIC देख लीजिए, आप बैंक देख लीजिए, कई सारी चीजें आप गवर्नमेंट जो पहले प्राइवेट थी वो गवर्नमेंट हुई पहले, और फिर अब धीरे धीरे फिर प्राइवेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से ये फायदे हुए। कौन कौन से फायदे हुए थे उस समय इंदिरा गांधी ने करवाया था? तो बैंकिंग प्रतिस्पर्धा का अंत यानी बैंक ऑफ बैंकिंग कंपटीशन, यानी बैंकों के बीच बेकार की होड़ खत्म हो गई, ठीक है। तो बैंकों के बीच में होड़ रहती थी, भाई हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा है, इतने कस्टमर है, तो ये सारी होड़ खत्म हो गई, अब सब गवर्नमेंट हो गया था। लाभ के कल्याणीकरण कार्यों में प्रयोग यानी यूज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फॉर वेलफेयर एक्टिविटी। तो बैंकों को जो ज्यादा फायदा होता है वह अब जनता के भले के काम में लगाने लगते हैं। तो बैंकों को जो फायदा होता है वो जनता के भले में लगने लगता है। कुशल और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड क्वालिफाइड स्टाफ। तो सरकार ने अच्छे और योग्य लोगों को बैंक में नौकरी दी। व्यापार चक्रों में कमी यानी रिड्यूक्शन ऑफ इन बिजनेस साइकिल्स रिडक्शन, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव कम हुआ, ठीक है। भ्रष्टाचार में कमी हुई, रिड्यूसिंग करप्शन। तो सरकारी नियंत्रण से भ्रष्टाचार कम हुआ। पूंजी निर्माण में वृद्धि यानी इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देश के निवेश जो इन्वेस्टमेंट है और नई चीजें बनाने के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा होने लगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास में सहायक यानी हेल्पफुल इन नेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बैंकों ने देश के विकास में बहुत मदद की, ठीक है। ये आपका क्या था? ये आपका लाभ था कि राष्ट्रीयकरण के क्या लाभ होते हैं। देखिए बैंक के बीच जो होड़ थी, वो बेकार की होड़ जो थी वो खत्म हो गई। बैंकों को जो फायदा होता है वो अब जनता के भले के कामों में लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला हो गया। सरकार ने अच्छे और योग्य लोगों को बैंक में नौकरी दी। देश में राष्ट्रीय और आर्थिक विकास में बैंकों की बहुत मदद की, ठीक है। समझ में आया बच्चों? लास्ट टॉपिक अब हम लोग अपने सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व, यानी आज की दुनिया में बैंक क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो आज की दुनिया में बैंक बहुत जरूरी है दोस्तों। बैंकिंग संस्था कर्ज देकर व्यवसायों और उद्योग की पैसों की जरूरत को पूरा करती हैं, ठीक है। ये तो पहले बिजनेस वगैरह को, व्यवसाय को, छोटे मोटे इन सबको लोन देती है, ठीक है। पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन, व्यापार यानी ट्रेड, उद्योग यानी इंडस्ट्री और कृषि एग्रीकल्चर के लिए पैसे का इंतजाम करने में
बैंक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये देश के आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सामाजिक नीतियां यानी सोशल पॉलिसीज और कार्यक्रमों को चलाने से में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बैंकिंग संस्था कर्ज देकर व्यवसायों और उद्योग की पैसे को जरूरत को पूरा करती है। पूंजी निर्माण, व्यापार, उद्योग और कृषि के लिए पैसे का इंतजाम करने में बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरी बात, देश में कितने नोट छापने हैं और कितने पैसे बाजार में होने चाहिए, ये सब आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही तय करता है। ठीक है, यही आपका था कि देश की मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नियंत्रित करता है। यानी कितने नोट छापने और कितने पैसे बाजार में होने चाहिए, ये सब आरबीआई तय करता है। ठीक है, किस बेसिस पे तय करता है? आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, कितना कमाई फायदा हो रहा है, बेसिस पे आपका ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी रही ये क्लास, समझ में आया आप लोगों को? आइए हम लोग रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास, जो क्लास 25 थी। ठीक है, क्लास 25वीं क्लास थी है, लास्ट क्लास सिलेबस अब हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट क्लास थी ये कंप्लीट। ठीक है, तो बैंक के बारे में पढ़ा, धन का लेन देन करने वाली संस्था होती है, प्रकार कितनी, देशी बैंकर, व्यापारिक, सरकारी, सहकारी, भूमि बैंक, बचत विनिमय, औद्योगिक बैंक, केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुआ, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। कार्य क्या है? नोट छापना सरकार को बैंक है, बैंक का बैंक भी है, और विनिमय दर स्थिर रखना। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई जो है वो व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, सेवाएं क्या है? बचत खाता, एफडीआरडी, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आपके सेवाएं हो गई। भूमि विकास बैंक जो होता है वो किसानों को कृषि विकास के लिए ऋण देता है। ठीक है, स्थापना इसकी 26 मार्च 1957 में हुई। नाबार्ड, हाँ आपका नाबार्ड क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। कृषि व ग्रामीण जरूरतों को पूर्ति व समन्वय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमने पढ़ा आरआरबी, 1975 में स्थगित। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे किसान, कारीगर और व्यापारियों को ऋण हुआ। ठीक है, ये बैंकिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग सेवा जैसे एटीएम, ईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, डेबिट कार्ड से बैंक अकाउंट से पैसे खर्च करना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यानी उधार की खरीदारी, सारे आपके ई बैंकिंग के आपके प्रकार आ गए। ठीक है दोस्तों, बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो हुआ, पहला चला आपको 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंक जो थे वो कन्वर्ट हो गए प्राइवेट से गवर्नमेंट में। दूसरा चरण जो हुआ 15 अप्रैल 1980 को 6 प्रमुख बैंक। लाभ क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा कम, लाभ का सार्वजनिक उपयोग, कुशल कर्मचारी, पूंजी निर्माण में वृद्धि, राष्ट्रीय विकास में सहायक। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके बैंकों के राष्ट्रीयकरण थे पहला चरण के। दूसरा चरण के, ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है? तो व्यवसाय उद्योग को वृद्धि, पूंजी निर्माण, बैंक, व्यापार, कृषि उद्योग के अर्थ प्रबंधन, आर्थिक सामाजिक नीतियों के में सहायक। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखिए अब हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया। तो दोस्तों जरूरी बात यही थी आपकी, नोट छापने वाली के कितने पैसे बाजार में होने चाहिए, ये सब आपका आरबीआई तय करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास, ये थी हमारी बैंकिंग की दुनिया की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये मनी मैनेजमेंट क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा बच्चों कि कैसे बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सब जानकर आपको अपने देश की आर्थिक प्रणाली पर और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग को कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, अगली बार जब आप बैंक जाओ तो याद रखना कि आप सिर्फ पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आप देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।